हेलो दोस्तों, सरकारी एग्जाम पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम आपकी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे इस चैप्टर को बढ़ाते हैं। अपन ने पिछली क्लास में बात की थी आर्टिकल 14 और 15 को विस्तारित रूप से जाना था। आज अपन बात करते हैं आर्टिकल 16 से आगे बात करते हैं। देखिए अनुच्छेद 16 से आगे में क्या लिख रखा है, इसमें बात करते हैं अनुच्छेद 16। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 16 है, एक तरीके से आरक्षण का प्रावधान करता है, यानी आरक्षण को लेकर ये बात करता है अनुच्छेद 16। तो इसमें क्या लिख रखा है, अनुच्छेद 16 एक में पार्ट में लिख रखा है कि राज्य नागरिकों को लोक नियोजन व नियुक्तियों में अवसरों की समानता प्रदान करेगा। ये बात आर्टिकल 16(1) कहता है। यानी लोक नियोजन का मतलब होता है एक तरीके से आरक्षण का प्रावधान में क्या करेगा, आप उनको अवसर की समानता प्रदान करेगा। 16(2) आर्टिकल क्या कहता है, ये आर्टिकल कहता है कि राज्य, ध्यान रखना दोस्तों, राज्य नागरिकों को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान व निवास के आधार पर ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इसमें आर्टिकल 15 में 5 आधार थे, 16 में कितने आधार दिए गए हैं, 7 आधारों पर बात की गई है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान व निवास के आधार पर क्या क्या करेगा, अवसरों की समानता प्रदान करेगा। ये बात लिख रखी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। फिर आर्टिकल 3 क्या, 16(3) क्या कहता है इसमें, आर्टिकल 16(3) क्या बात करता है, आर्टिकल 16(3) ये बात करता है दोस्तों कि राज्य निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि राज्य चाहे तो संसद कानून बनाकर वहां के लोगों को, निवासी लोगों को आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ये बात ध्यान रखना, अवसरों की समता प्रदान करता है। और ये राज्य निवास के आधार पर भेदभाव को क्या कर सकता है, किसी राज्य में। जैसे इसके उदाहरण के लिए समझाता हूँ, जैसे मान लो कोई भी सरकारें, राज्य सरकारें हैं, तो वहाँ राज्य सरकार वहाँ के लोगों को, उस स्टेट के लोगों को वहाँ पर आरक्षण दे सकता है कि भाई इस नियुक्ति में, इस भर्ती वैकेंसी में इस राज्य को पूर्ण इतना 90% हिस्सा है, या 95% है, या 100% हिस्सा, ये क्या है, वहाँ के निवास के आधार पर दे सकता है। जैसे कई राज्य हैं भारत के, कई राज्य, लगभग 21 राज्य ऐसे जहाँ पर उनको पूरा अधिकार है। राजस्थान एक स्टेट है जहाँ पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, वहाँ पर बाहरी लोगों को भी उतना ही अधिकार है जितने की वहाँ के लोगों का अधिकार है। इसलिए राज्य सरकार चाहे तो उन लोगों को वहाँ के निवास के आधार पर आरक्षण दे सकती है। जैसे हरियाणा में लगभग 5% आरक्षण है विदेशी दूसरे राज्यों को यहाँ पर स्थानीय नियुक्तियां वहाँ पर भर्तियों के अंतर्गत देने वाली बात, तो ये इस चीज को प्रकट करता है दोस्तों। अगली मैं बात करूं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्लोज आता है 4। अनुच्छेद 16(4) का क्लोज क्या कहता है,
इसमें देखो दोस्तों किसकी बात की गई, लोक नियोजन, यानी कहने का मतलब आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब आरक्षण का जो प्रावधान किया गया है, वो जो किया गया आरक्षण का प्रावधान वो किस आधार पर किया गया है, उस बात को देखते हैं। आरक्षण का प्रावधान इसमें लिख रखा है कि राज्य SC ST व SC ST व सामाजिक व शैक्षणिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को, सामाजिक SC ST व सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान की बात करता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो आरक्षण वाला प्रावधान है वो अपने को किस हिसाब से दे रखा है। देखिए अपन बात करते हैं, मोटा मोटी बात करें तो देखिए यहाँ पर आरक्षण दे रखा है। देखिए ST को जो जनसंख्या थी उस आधार पर आरक्षण दिया गया है। उस समय ST की जनसंख्या थी 7.5%, तो 7.5 दे रखा है। SC को जो आरक्षण दे रखा है वो दे रखा है 15%। 15% है। OBC का वर्तमान में जो आरक्षण है वो है 27%, और आजकल EWS को भी आरक्षण दे दिया गया, वो है 10%। तो इस हिसाब से क्या है, ये आरक्षण का प्रावधान अब की बार अपने यहाँ पर चल रहा है। अब ये आरक्षण का प्रावधान का क्या है, अब इसमें थोड़ा सा बात ध्यान रखना, यानी किसी भी राज्य, अब ये आरक्षण किस किस समय कैसे कैसे प्रावधानों में क्या है, किस हिसाब से दिया गया, उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तारित अपने बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं, यदि किसी भी पिछड़े वर्ग के आयोग को यदि वो अपना आरक्षण का या प्रतिनियुक्ति के बारे में बात करता है तो उसके लिए बारे में बात करता है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति को आर्टिकल 340 के तहत 240 के तहत यानी राष्ट्रपति को, यानी कहने का मतलब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, वर्ग के लिए राष्ट्रपति को क्या पावर दी गई है कि राष्ट्रपति जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वो सामाजिक शैक्षणिक किसी भी जनजाति से या पिछड़े वर्ग की जो जनजाति क्षेत्र से, उनके ऊपर प्रावधान करने का जो दिया गया है, तो उसके ऊपर कौन कर सकता है, भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। ये बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है। अब राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़े वर्ग के, इनकी पिछड़े वर्ग आयोग की स्थापना या उनके गठन के लिए क्या क्या किया गया समय पर, तो देखिए उस पर बात करते हैं। ध्यान रखना 1953 में एक आयोग की स्थापना की गई जिसका नाम है काका कालेकर आयोग। ये आयोग 53 में गठित हुआ और इसको आयोग को पिछड़े वर्ग का आधार स्थापित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया, और इस आयोग ने अपनी पूरी जांच की तथा उसके बाद में जब इसकी 55 में रिपोर्ट की तो इसकी रिपोर्ट में कुछ प्राप्ति, कहने का मतलब ये कि कोई इस अर्थहीन निकली, इसकी कहने का मतलब कोई सत्यता या कोई अर्थ नहीं निकला, इसलिए काका कालेकर आयोग की जो रिपोर्ट है वो मान्य बिल्कुल नहीं। इसके बाद में इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए फिर क्या किया गया, सरकार के द्वारा 1979 में एक और आयोग बनाया गया जिसे बोलते हैं मंडल आयोग। इस मंडल आयोग को पिछड़े वर्ग या जातियों के लिए इस आयोग को क्या बनाया गया, आयोग का गठन किया गया कि भाई इन्होंने जातियों का करके और ये निर्णय लेना था कि सामान्य की किस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है, किसको किस में शामिल नहीं करना है। इसके ऊपर इसने अपनी रिपोर्ट देने के लिए इसमें बात की। फिर इस मंडल के द्वारा क्या कहा गया, इसकी रिपोर्ट के बारे में 2-3 बातें जानते हैं। इसने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी उसमें क्या कहा, इसमें पहले बात तो इसने ये कहा कि ऐसी
व एसटी का आरक्षण के आरक्षण को इसने क्या बताया, वैध बताया। यानी एस सी एस टी को जो आरक्षण दिया गया वो एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बताया है उसने एस सी एस टी का आरक्षण। तथा तथा ओबीसी जो वर्ग है, ओबीसी के आरक्षण को, उसने ये भी बात की कि ओबीसी के आरक्षण को 21% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने की बात की, 27% करने की बात कही। यानी इसने क्या किया, ओबीसी के आरक्षण को 21 से बढ़ाकर 27% करने की भी बात कही। पहली बात तो क्या कही कि भाई एस सी एस टी का जो आरक्षण है वो वैध सही है, बिल्कुल। दूसरा क्या बात की इसने, दूसरी बात ये की कि तथा दूसरी बात इसने ये की कि ओबीसी का जो आरक्षण 21% है उसको बढ़ाकर कितना परसेंट किया जाना चाहिए, 27% है। जो यहाँ पर मैंने बता रहा था ये पहले 21% हुआ करता था, ये अब इसको बढ़ाकर कितना परसेंट करने की बात कही गई, 27% करने की बात है कही गई कि भाई ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% किया जाना चाहिए। अब इस बात को लेकर क्या होता है आगे देखिए। फिर इसके बाद में क्या है कि एक और बात ध्यान रखना, पीवी नरसिम्हा राव सरकार आती है। नरसिम्हा राव सरकार ने, ध्यान रखना, ईडब्ल्यूएस को क्या, ईडब्ल्यूएस को 10%, ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने की बात कही, आरक्षण देने की बात कही। ईडब्ल्यूएस को जब आरक्षण देने की बात कही गई तो इस मामले को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में फिर आगे इसको किस बात को लेकर दी गई, तो इस ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर और ये जो संशोधन दिए गए इनको लेकर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में एक वाद आया जिसका नाम है इंदिरा साहनी वाद, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में ये वाद आया, जिसको मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें मंडलवाद की रिपोर्ट को चुनौती दी, मंडलवाद, इस मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट करते हुए व्याख्या दी और कहा, क्या बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बात कही क्या कि ओबीसी ओबीसी को फिर इससे पहले एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि नोट एक चीज और ध्यान रख लेना इसमें आप, नोट कि वीपी सिंह सरकार, वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी के आरक्षण को, किसके आरक्षण को, ओबीसी के आरक्षण को, ध्यान रखना, 21 से बढ़ाकर कितना परसेंट, 21 से बढ़ाकर 27% कर दिया था। एक ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना आपको, ये जो पीछे मैंने लिखनी थी आगे ध्यान। अब क्या है कि ये जो चीजें मैंने लिखी है कि ओबीसी के आरक्षण को किस सरकार ने लागू किया, वीपी सिंह सरकार ने लागू, क्योंकि मंडल आयोग ने रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर वीपी सिंह सरकार ने ओबीसी का आरक्षण को बढ़ाकर 21 से क्या कर दिया, 27%। इस बात को भी इसमें चुनौती मिलती है। तो इस वाद में फिर इस जो ये वाद है, इस वाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्याख्या दी, उसने व्याख्या दी कि एक तो व्याख्या दी गई कि ओबीसी के आरक्षण को, उन्होंने क्या किया, ओबीसी के आरक्षण को क्या किया, ओबीसी के आरक्षण को उसने क्या किया, वैध ठहराया। क्या कर दिया, ओबीसी के आरक्षण को उसको वैध ठहराया कि ये ओबीसी का आरक्षण तो सही है, परंतु ध्यान रखना ईडब्ल्यूएस की आरक्षण को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया गया,
इसको समाप्त करने की बात की, यानी ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया जा रहा था उसको कुछ ने क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब फिर आगे चलता है, फिर आगे क्या बात होती है, आगे देखिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा और ये कहा कि आरक्षण का जो प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, ये बात भी कही, ये बात भी कही। उसके बाद में फिर क्या कहा, आगे चलते हैं, इनको क्या कर दिया, 50% आरक्षण का प्रावधान कर दिया कि भाई इससे ज्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में आगे क्या होता है, आगे फिर संविधान में क्या होता है, 77वां संविधान, 77वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1995 में किया गया था। ये संशोधन कब किया गया था, 1995 में किया गया था। और इसमें क्या किया गया था, अनुच्छेद 16(4) में, अनुच्छेद 16(4) का एक पार्ट जोड़ा गया था, इसमें क्या पार्ट जोड़ा गया, और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि SC व ST को पदोन्नति, क्या SC ST को पदोन्नति में क्या दिया गया, में पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान क्या कर दिया गया, SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया। किसमें, SC ST को पदोन्नति में भी आरक्षण का प्रावधान दे दिया गया 16(4) के में। फिर इसके बाद में 81वां फिर संविधान संशोधन किया, 80वां संविधान संशोधन, और ये 80वां संविधान संशोधन किया गया 2002 में किया गया। और इसमें क्या किया गया, इसमें आर्टिकल 16(4) ख जोड़ा गया, और इसमें क्या लिखा गया कि इसमें बैकलॉग का प्रावधान, बैकलॉग का मतलब है जो आरक्षित सीटें, वो आरक्षित सीटें यदि खाली रह जाती है तो उन सीटों को अगले 1 साल तक भरा जाएगा, ये बैकलॉग का प्रावधान, फॉरवर्ड ब्लॉक की बात की गई थी इसमें। तो ये अब ये जो सभी संविधान संशोधन है, इन सभी संविधान संशोधनों के लिए क्या किया गया, उसके बाद में फिर ओबीसी में, अब ओबीसी में आगे क्या किया गया, ओबीसी में क्रीमीलेयर व नॉन क्रीमीलेयर, क्रीमीलेयर व नॉन ओबीसी में क्या किया गया, क्रीमीलेयर व नॉन क्रीमीलेयर के प्रावधान के लिए इसके लिए प्रावधान के लिए क्या किया गया, 1996 में रामनंदन समिति का गठन किया गया। कौन सी समिति का, रामनंदन समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया दोस्तों, रामनंदन समिति का गठन किया गया, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और इस समिति ने क्रीमीलेयर और नॉन क्रीमीलेयर में विभाजित किया कि आर्थिक आधार पर जो मजबूत है उनको क्रीमीलेयर की श्रेणी में रखा, और इसको जो आर्थिक आधार से पूर्ण नहीं है ओबीसी वर्ग उसको नॉन क्रीमीलेयर के अंतर्गत रखा। और इन सभी को फिर आगे क्या आता है, आगे ध्यान रखना, इन सभी को ध्यान रखना, नागराजन विवाद 2006 में इन सभी विवादों को, इन सभी संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या ठहराया, यानी एससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, विवादों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, वैध ठहराया। क्या किया, वैध ठहराया, सब लीगल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सही है। और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को क्या कर दिया, वहीं पर समाप्त कर दिया था इंदिरा साहनीवाद के बाद। और ये चीज है, तो दोस्तों ये चीज थोड़ा सा समझ में आएगी, इसको एक बार 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 रिपीट करना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम आपको पूरा का पूरा ये जो मौलिक अधिकार में पूरा विस्तृत जानकारी पूरे एग्जाम के लिए आप इसमें
RAS IAS तक के एग्जाम की भी अपन पूरी तैयारी के लिए अपन करवा रहे हैं। RPF SI जो केंद्रीय भर्ती हैं उनके लिए पूर्ण रूप से तैयारी का पैटर्न हमें आपको बता रहे हैं। आगे देखिए, इसमें फिर आता है आर्टिकल अगला 16(5). 16(5) में कह रखा है कि क्या कह रखा है, राज्य या धार्मिक आधार पर क्या कर सकता है, नियुक्तियों में प्रावधान, नियुक्तियों में भेदभाव कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जहां पर धार्मिक आधार पर नियुक्ति की जानी है वहां धर्म के आधार से संबंधित व्यक्तियों को लेकर उसमें आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है, ये बात कहता है ये अनुच्छेद। और लास्ट आर्टिकल है 16(6). ये क्या कहता है कि राज्य नागरिकों को आर्थिक रूप से, किस रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। 10% आरक्षण का, कितने परसेंट, 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण का 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। और ये कब किया गया था, ये 10% जो आरक्षण दिया गया है ये EWS को, ये दिया गया, अभी बात की थी अपन ने 103वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ है, ये आपको पता है 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंतर्गत किया है दोस्तों। कब किया गया है, 2019 के अंतर्गत किया है। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है दोस्तों। इसके अलावा एक दो चीजें और ध्यान रखने, नई चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीजें आपको ये थोड़ा सा OBC के लिए, ये इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा ये और ध्यान रखना है। वो क्या है, थोड़ा सा दोस्तों इसके बारे में बात करता हूँ, बता देता हूँ कि OBC के बारे में जो अभी लेटेस्ट जो बातें की गई है, ध्यान रखना, ये OBC वर्ग है। OBC को, इसका जो गठन किया गया था OBC आयोग का, तो 93 में गठन किया गया था OBC आयोग का। OBC ये जो आयोग है इसका गठन 93 में किया गया था। और ध्यान रखना, इस OBC वर्ग को 102वां संविधान संशोधन 2018 में करके क्या दिया गया है, इसको कैसा दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया। ये बात ध्यान रखना, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और अभी लेटेस्ट में एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों कि संविधान के द्वारा ये अभी अपने क्या किया गया है, 105वां अमेंडमेंट किया, 105वां संविधान संशोधन, 105वां संविधान जो संशोधन 2021 में किया गया है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि पहले जातियों के आधार पर, यानी जाति का निर्धारण केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा था, अब ये छूट किसको दे देगी, केंद्र सरकार ने 105वां संविधान संशोधन 2021 में करके राज्य सरकारों के ऊपर थोप दिया। राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया गया कि आप राज्य सरकारें जाति का निर्धारण करेंगी, कौन सी जाति किस आयोग के अंतर्गत शामिल की जाएंगे। तो दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेट करंट के साथ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बातें 2021 के जो OBC वर्ग के बारे में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आएगी। जो अनुच्छेद 16 के बारे में अपन ने विस्तारित बात की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्कार।